जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल इंडिया का हिस्ट्री भी कवर करेंगे, लेकिन अभी हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से। और हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे बिल्कुल स्टोरी की तरह। जैसे आपने अभी तक हिस्ट्री को पढ़ा होगा बुक्स में, कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि घटनाएं आपस में जुड़ती नहीं हैं। यहाँ हम पूरे घटनाक्रम को आपस में जोड़ेंगे और हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक नई शुरुआत है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आधुनिक इतिहास, जिसमें आज का हमारा पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। जो यूरोपीय भारत में आए वो किस कारण से आए, कब आए, क्या वजहें रही थी उस टाइम पे, क्या क्या घटनाक्रम थे, ये सब इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी आई थी ये आपने बुक्स में पढ़ा होगा। पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे और फ्रेंच आए थे। ठीक है। और 1498 में सबसे पहले आया था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498, 1498 में भारत के मालाबार तट, जो कि केरला में है अभी, अरब सागर का पश्चिमी तट जो अरब सागर से मिला हुआ भारत का, वहाँ के कालीकट नामक जगह पे वास्को डिगामा 1498 में पुर्तगाल का निवासी था और वो आया था। ठीक है। तो पुर्तगाली आए थे 1498 में। उसके बाद डच आए थे 1595 में। ये आगमन का क्रम है, उसी क्रम में। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अंग्रेज आए 1600 में, फ्रेंच आए 1664 में। ठीक है जी। पुर्तगाली आए 1498 में, डच आए 1595 में, अंग्रेज आए 1600 में और फ्रेंच आए 1664 में। अब आप कहेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन चैप्टर ही खत्म हो गया। नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ये डेट हमें नहीं समझनी है, हमें वो घटनाक्रम समझना है, जिसको हम एक कहानी की तरह समझने वाले हैं। ठीक है। तो जब भारत में ये यूरोपीय कंपनी आई, यूरोपीय आए भारत में, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच आए, तो उन्होंने अपनी अपनी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी बनाई, कोठियाँ भी बनाई। तो कोठियाँ किस क्रम में बनाई और कहाँ बनाई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। देखिए, पुर्तगाली जो भारत में सबसे पहले आए थे, उन्होंने कोच्चि में अपनी पहली फैक्ट्री है, उसे कोठी भी कहते हैं, मतलब एक व्यापार का केंद्र कह सकते हैं इसको। तो व्यापार का केंद्र बनाया कोचीन में 1503 में बनाया था इन्होंने, पुर्तगालियों ने। अंग्रेजों ने बनाया था सूरत में 1608 में बनाया था। देखिए, सबसे पहले निर्माण शुरू किया था इसका, और कई जगह भी निर्माण चल रहा था, तो बन के कोई और पहले तैयार हो गया होगा, लेकिन सबसे पहले निर्माण अंग्रेजों की पहली कोठी या फैक्ट्री या व्यापार का केंद्र सूरत में ही निर्माण किया गया 1608 में। डच ने बनाया था मूसलीपट्टम में 1605 में। ये भारत का पूर्वी किनारा है, बंगाल की खाड़ी से मिला हुआ। ये जगह जो है तमिलनाडु में है। और फ्रेंच ने बनाया था सूरत में 1668 में। ठीक है, फ्रेंच ने भी सूरत में बनाया और अंग्रेजों ने भी सूरत में बनाया। ठीक है। देखिए, इनका आने का क्रम जो है वो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच है। और जबकि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच है, लेकिन अंग्रेजों ने डचों से पहले अपनी एक बना ली थी फैक्ट्री, मुगल शासक से बात करके। ठीक है, उस टाइम पे औरंगजेब से बात करी थी अंग्रेजों ने, और सूरत में अपनी फैक्ट्री या व्यापार का केंद्र या कोठी बना ली थी। तो याद रखिएगा कि किस क्रम में या कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई और किस सन में बनाई। तो पुर्तगालियों ने बनाई कोचीन में 1503 में, अंग्रेजों ने बनाई सूरत में 1608 में, डच ने बनाई मूसलीपट्टम में 1605 में, और फ्रेंच ने बनाई 1668 में सूरत में। देखिए, पुर्तगाली बहुत पहले आ गए थे। ये सब 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में आए, 1600 के बाद, और 1500 में ही आ गए। तो लगभग 100 साल पहले पुर्तगाल आ गए थे। 100 साल तक पुर्तगालियों का ही शासन था। हिंद महासागर पे एक छत्र राष्ट्र था पुर्तगालियों का। तो देखिए, प्राचीन काल में क्या था, जब हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता रही थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक जगह पाई गई है लोथल। ठीक है, हम बिल्कुल हिस्ट्री को शुरू से लेके चल रहे हैं, हम घटना को जोड़ते हैं। तो लोथल जो है ये गुजरात में एक जगह है और एक बंदरगाह था। ठीक है, लोथल बंदरगाह था गुजरात में। और लोथल में हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, मिस्र की, मेसोपोटामिया की, अरब की मोहरें मिली हैं। ठीक है, कहाँ पे, लोथल में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहाँ से, मिस्र से, अरब से, मेसोपोटामिया से जो सभ्यताएं हैं, उनसे हमारा व्यापार चलता रहा था। और व्यापार करने के दो मार्ग रहे होंगे, या तो व्यापार करने के, क्योंकि हवाई मार्ग तो उस टाइम पे था ही नहीं, तो या तो स्थल मार्ग था या समुद्री मार्ग था, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, और जो कि मध्यकाल तक बना हुआ था। भारत के मध्यकाल तक स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। प्रूफ क्या है? क्योंकि जो हमारा लोथल है वहाँ पे मोहरें मिली हैं, किसकी? मिस्र की, अरब की, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहरें पाई जाती हैं लोथल में। ठीक है। देखिए, यहाँ पे लोथल था, ये हमारा अरब है। इसको हम थोड़ा सा जूम करें, नहीं जूम नहीं करते हैं। तो देखिए, अरब से व्यापार होता था इस रास्ते से, या फिर इस रास्ते से भी व्यापार हो सकता है। ठीक है, ये कौन सा रास्ता है? ये भारत पाकिस्तान तो एक ही था उस टाइम पे, तो भारत पाकिस्तान को हम एक ही साथ पढ़ेंगे। भारत, अफगानिस्तान, ईरान, और ये यूरोप पहुंचने का स्थल मार्ग है। भारत,
अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की। तुर्की से होते हुए हम पहुंच सकते हैं भारत, सॉरी यूरोप बिजनेस करने के लिए पहुंच सकते हैं, व्यापार करने के लिए। दूसरा मार्ग हमारे पास हो सकता है कि यहाँ से हम समुद्र से आएँ और इधर काला सागर, इधर इस सागर से या इस सागर से के हम निकलते हुए पहुंच जाएं, भूमध्य सागर से होते हुए पहुंच जाएं यूरोप में। ये भूमध्य सागर है और यहाँ से हम व्यापार करें। तो हमारे पास दो मार्ग थे, ठीक है, दो मार्ग हमारे पास हुआ करते थे व्यापार के। कहाँ पे? मध्यकाल तक। मध्यकाल तक स्थल मार्ग कौन सा था? देखिए, स्थल मार्ग जो हमारा यूरोप से बिजनेस करने का था मध्यकाल तक, वो भारत पाकिस्तान तो एक ही था उस टाइम पे। उसके बाद अफगानिस्तान, ईरान और इराक होते हम तुर्की पहुंच जाते थे। और तुर्की जो है, तुर्की कहाँ पे है? देखिए तुर्की इस मैप में आपको आज अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये है तुर्की। कहाँ पे है तुर्की? ये है तुर्की। देखिए तुर्की है। ये मिस्र, इस रास्ते की बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, ईरान, इराक, या फिर ईरान से सीधा तुर्की, या इराक होते हुए तुर्की, और तुर्की से ये पहुंच जाएंगे हम। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यूरोप। तो एक स्थल मार्ग हो गया। लेकिन यहाँ यूरोप जाने के लिए यहाँ पे एक सागर आता है, ठीक है। इधर है काला सागर, इधर है काला सागर, ठीक है। और ये है इस्तांबुल जो है, ये भी तुर्की का ही एक हिस्सा है। कहाँ पे? यूरोप में। और यहाँ पे एक क्या है? स्ट्रेट है, यहाँ पे जल संधि है, जल डमरू मध्य है। उसका नाम मुझे बताइए कमेंट करके। तो इस स्थल मार्ग को फॉलो करके व्यापार चल रहा था यूरोप के साथ मध्यकाल तक। कौन सा? ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ से हम तुर्की होते हुए यूरोप तक पहुँच जाते थे। ये हमारा स्थल मार्ग था। देखिए स्थल मार्ग जो हम रूट 1 की बात कर रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, ईरान, इराक से हम तुर्की पहुँच गए, ठीक है। और तुर्की का कुछ उस हिस्सा जो यूरोप में भी है, यूरोप में, उसका नाम है इस्तांबुल। आज प्रेजेंट में उसका नाम इस्तांबुल है, ठीक है। वो तुर्की का हिस्सा है। और बीच में जो हमारी जल संधि पड़ती है उसका नाम है बास्फोरस की संधि, बास्फोरस जल संधि। देखिए यहाँ पे है बास्फोरस की जल संधि। देखिए ये जो आप दिख रहे हैं, ये तुर्की है और ये यूरोप है। और जो इस्तांबुल इस्तांबुल बना हुआ है, ये भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में ये जो वाटर की स्ट्रेट है, पानी का जो एक संधि है, इसी को बोलते हैं बास्फोरस की जल संधि। तो बास्फोरस की जल संधि हमें पार करनी ही पड़ेगी। स्थल मार्ग से व्यापार करना है यूरोप के साथ। तो मैं मध्यकाल की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए तुर्की बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। और इस्तांबुल और तुर्की के बीच में जो ये वाटर की है, बास्फोरस की जल, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए। तो इस मार्ग से व्यापार होता था, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट में हम देश देखेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रीस और यहाँ पे मिलेगा बुल्गारिया। बुल्गारिया और ग्रीस अभी प्रेजेंट में यहाँ पे देश हैं। उस टाइम पे यहाँ पे जो है दूसरा साम्राज्य हुआ करता था। पहले रोमन साम्राज्य हुआ करता था, पूर्वी रोमन साम्राज्य हुआ करता था। और उसके बाद यहाँ पे आ गया ओटोमन साम्राज्य, ठीक है, उस्मानिया साम्राज्य। यहाँ पे पूरा उस्मानिया साम्राज्य कब्जा था। अभी फिलहाल में यहाँ पे जो दो देश हैं वह बुल्गारिया और ग्रीस, ठीक है। बुल्गारिया और ग्रीस होते हुए हम वर्तमान में हम पहुंच सकते हैं। कहाँ पे? यूरोप। यहाँ पे याद रखिएगा, ये बास्फोरस की जल संधि इंपॉर्टेंट है, बास्फोरस की जल संधि। तो ये हमारा रूट 1 हो गया। मैंने आपको बताया जो मध्यकाल तक चल रहा था भारत से व्यापार करने के लिए यूरोप का। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की होते हुए बिजनेस होता था हमारा। यहाँ पे मैं मैप से मैं बना ही देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये रूट फॉलो हो रहा था इस तरह से, इस तरह से रूट फॉलो होते होते हम यूरोप पहुंच जाते थे। ये आ गया हमारा यूरोप, ठीक है। इस रूट से मध्यकाल तक व्यापार हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस रूट में दिक्कतें क्या थी? यहाँ पे बहुत ही पर्वत पहाड़ हैं। यहाँ पे इस वाले एरिया में आप देखेंगे पहाड़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा एरिया है, तो थोड़ा जटिल मार्ग था, लेकिन बिजनेस चल रहा था, व्यापार होता था इस रास्ते से, ठीक है। ये रूट 1 था। अभी रूट 2 क्या था? रूट 2 भी था एक बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए उस टाइम पे मध्यकाल तक। कौन सा? समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग था रूट 2। रूट 2 में क्या था हमारा? लैंड प्लस सी दोनों से होकर हम बिजनेस करते थे यूरोप से। कैसे करते थे? देखिए अरब सागर में जाएंगे, अरब सागर में जाएंगे और अरब सागर से हम लाल सागर या फारस की खाड़ी होते हुए भूमध्य सागर पहुंच जाएंगे। और भूमध्य सागर को पार करके हम पहुंच जाएंगे इटली, ग्रीस या फ्रांस, जो कि यूरोप के वर्तमान में देश हैं। उस टाइम पे हुआ करता था ये रोमन साम्राज्य हुआ करता था। इटली की राजधानी है रोम, तो इटली जो उस टाइम पे रोम होता था। तो हम इस रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। देखिए कौन सा रास्ता है? ये वाला रास्ता है। देखिए यहाँ से हम चलेंगे अरब सागर, अरब सागर से ये वाला जो सागर मिलेगा हमारा, ठीक है। ये लाल सागर और फारस की खाड़ी में से कुछ भी हम चुन सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सुएज नहर नहीं है। तो देखिए ये वाला है लाल सागर और ये वाली है फारस की खाड़ी। इसमें जाइए समुद्री मार्ग से, उसके बाद अरब में आप स्थल मार्ग का इस्तेमाल कीजिए, भूमध्य सागर में पहुँचिए और पहुँच जाइए यहाँ पे इटली है। और यूरोप तक हम इस रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। ये आपको दिख रहा है इटली। उस टाइम पे होता था ये रोम साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जिसका जिक्र हम अभी आगे आने वाले स्लाइड में करेंगे, ठीक है। और ये हमने देख लिया टर्की होता था, इसको भी जान लेते हैं। टर्की होता था, यहाँ पे होता था इस्तांबुल, होता है इस्तांबुल, ये टर्की है।
या तुर्की या टर्की इसी को बोलते हैं। ये इस्तांबुल यूरोप में टर्की का हिस्सा है। इधर है काला सागर, ठीक है, और इधर है भूमध्य सागर का ही छोटा सा हिस्सा से कहते हैं मरमरा सागर। मरमरा सागर और दोनों के बीच में है बास्फोरस की जल संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये व्यापार की दृष्टि से। इंटरनेशनल प्राइम लोकेशन टाइप इसको समझ लीजिए। ये एशिया और यूरोप के बीच में जो ये है इस्तांबुल वाली जगह, ठीक है। और ये एक धार्मिक केंद्र भी था और अभी भी एक धार्मिक केंद्र है। तो हमने रूट 2 भी देख लिया। रूट 2 जो समुद्र से बिजनेस होता था, यहाँ से अरब सागर से होते हम लाल सागर से होते हुए या अरब सागर से फारसी खाड़ी से होते भूमध्य सागर में पहुँचेंगे और इटली फ्रांस तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। इटली फ्रांस ग्रीस तक पहुँच जाएंगे और यहाँ पे बिजनेस होता था। अरब यहाँ पे स्थलखंड पड़ता था, यहाँ पे टैक्स लेता था अरब, और अरब का यहाँ पे मनमानी करता था अरब, लेकिन बिजनेस यहाँ पे चलता था, व्यापार इस रास्ते से भी चलता था। ये हमारा है रूट 2, ठीक है। ये रूट 2 हो गया, दोनों चीज़ें हमने देख ली। देखिए रूट 1 में क्या हुआ, रूट 1 में कुछ दिक्कतें थी। देखिए स्थल मार्ग था पूरा रूट 1, मैंने आपको बताया भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और टर्की होते हुए यूरोप पहुंचते थे। वहाँ पे खैबर दर्रा पड़ता था और पहाड़ पड़ते थे, तो थोड़ा सा जटिल मार्ग हो जाता था। ये मार्ग थोड़ा सा जटिल था और यहाँ पे व्यापार होता तो था लेकिन जटिल मार्ग था। रूट 2 में क्या दिक्कत थी, देखिए रूट 2 में अरब था। ये देखिए अरब वाला क्षेत्र है, ये पूरा अरब वाला क्षेत्र था। अरब वाला क्षेत्र, तो अरब की मनमानी रहती थी। अरब अपनी मर्जी से टैक्स लगा देता था, आर्थिक कर अपनी मर्जी से लगा देता था, क्योंकि आपको इस रूट से जाना है तो अरब के दोनों तरफ सागर है, उससे होकर जाना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों ही रास्तों से मध्यकाल तक व्यापार हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा जटिलता थी लेकिन हो रहा था। लेकिन 1453 में क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में एक घटना घटती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। अगर हम इंटरनेशनल हिस्ट्री जो विश्व के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ही इतिहास को बदल देने वाली घटना हुई है। 1453 में क्या हुआ, देखिए जो रोमन साम्राज्य, यूरोप में मैंने बताया रोमन साम्राज्य था, बहुत बड़ा एम्पायर था रोमन साम्राज्य। देखिए ये पूरे का पूरा यूरोप है, ये यूरोप वाला हिस्सा है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है, ये अरब वाला हिस्सा है, नीचे आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इधर लाल सागर, और ये है भूमध्य सागर, ठीक है। ये भूमध्य सागर है, ये हमारा काला सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये मरमरा सागर है, और ये है वो जलसंधि जिसको मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये टर्की वाला हिस्सा है, ठीक है, ये इस्तांबुल वाला हिस्सा है, और ये जलसंधि है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। कौन कौन सी, बास्फोरस की जलसंधि। ये मैप आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये पूरे हिस्से में रोमन एम्पायर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, रोमन एम्पायर। ये पूरा रोमन एम्पायर था भूमध्य सागर के चारों तरफ, ठीक है, रोमन एम्पायर। तो ये रोमन एम्पायर के देख रेख में ही ये बिजनेस चला करता था। रूट मार्ग से हो, रूट चाहे हमारा स्थल मार्ग से हो या समुद्री मार्ग से हो, रोमन एम्पायर। लेकिन 1453 में क्या हुआ कि रोमन एम्पायर जो था वो 2 भागों में टूट गया। 1453 से पहले ही टूट गया था, 1453 में तो युद्ध हुआ था। तो ये क्या हुआ कि रोमन एम्पायर जो 2 भागों में टूट गया, पश्चिमी रोमन और पूर्वी रोमन साम्राज्य, 2 साम्राज्य बन गए, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। देखिए ये आगे मैप में आप समझिए, ये बन गया यहाँ से इधर वाला पश्चिमी रोम, वेस्टर्न रोम एम्पायर, और ये बन गया हमारा पूर्वी रोम एम्पायर। अभी जो रोमन एम्पायर था वो 2 भागों में बट गया, ठीक है, पूर्वी रोमन एम्पायर। और टर्की किसके हिस्से में आ गया है, टर्की या बास्फोरस की जलसंधि, या फिर ये हमारा इस्तांबुल है, ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आ गया है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आ गया, ठीक है। तो जो पश्चिमी रोमन था, पश्चिमी रोमन की कैपिटल थी रोम, जो कि वर्तमान में इटली है। यहाँ पे देख लीजिए, ये है रोम, यहाँ पे है रोम, ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी पश्चिमी रोमन साम्राज्य की, ठीक है। और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य उसकी कैपिटल हुआ करती थी वर्तमान वाला इस्तांबुल, ठीक है। जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है जो एशिया से सटा हुआ है, तुर्की से एशिया से सटा हुआ है, वो है पूर्वी रोमन साम्राज्य, और उसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं बैजंतिया साम्राज्य, ठीक है। पूर्वी रोमन साम्राज्य को हम बोलते हैं बैजंतिया साम्राज्य, बोलते थे बैजंतिया साम्राज्य, ठीक है। और उसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, उसकी कैपिटल हुआ करती थी कैंस्टिनोपल, देखिए अजीब सा नाम है, कैंस्टिनोपल या पुस्तुनतुनिया। जो इंग्लिश में उस जगह को बोलते थे, जो राजधानी थी कैंस्टिनोपल, और अरब वाले उसी जगह को बोलते थे पुस्तुनतुनिया, और वर्तमान में उसी जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्तमान में जगह, कमेंट करिए। देखिए मैंने आपको मैप में दिखाया इस्तांबुल, ये जो जगह है ना इस्तांबुल, यही कैपिटल हुआ करती थी पूर्वी रोमन साम्राज्य या बैजंतिया साम्राज्य की, क्या, पुस्तुनतुनिया या कैंस्टोंटिनिपोल, ठीक है, पुस्तुनतुनिया, अंग्रेजी में बोलते थे इसको कैंस्टिनोपल। मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप सही से कीजिएगा, पुस्तुनतुनिया। तो पुस्तुनतुनिया किसकी राजधानी थी, बैजंतिया साम्राज्य की। बैजंतिया साम्राज्य क्या था, पूर्वी रोमन साम्राज्य था, जो कि रोमन साम्राज्य से 2 हिस्सों में बटा था। लेकिन 1453 में क्या हुआ, टर्की में जो है एक साम्राज्य था, टर्की वाले नीचे वाले हिस्से में उस्मानिया साम्राज्य, जिसे हम बोलते हैं
ओटमन एम्पायर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ओटोमन एम्पायर आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, ये शक्तिशाली साम्राज्य रहा है, ठीक है। तो ओटमन एम्पायर ने क्या किया, 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया। ओटमन एम्पायर ने पूर्वी रोमन एम्पायर पे या बैजेंटिय एम्पायर पे आक्रमण कर लिया, और बैजेंटिय आक्रमण पे आक्रमण करके ये वाला जो हिस्सा था, कौन सा, पुस्तुनतुनिया, कैंस्टिनोपल वाला हिस्सा, कैंस्टिनोपल वाला हिस्सा जो है, इसको छीन लिया। किससे, इस पे अपना अधिकार कर लिया, किसने, ऑटोमन एम्पायर या उस्मानिया साम्राज्य ने। हिंदी में बोलते हैं उस्मानिया साम्राज्य और इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ने इस पर कब्जा कर लिया, किस पर, पुस्तुनतुनिया पर। जब पुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया 1453 में जब युद्ध हुआ, तो फिर जब इस वाले क्षेत्र से ही बिजनेस हो रहा था, यही हमारा रूट मार्ग है, इसी इसी स्थल मार्ग से बिजनेस चल रहा था यूरोप के साथ मध्यकाल तक। तो अब इस पे तो हो गया, यहाँ पे उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया। तो जब उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया तो उसने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा दिए, मनमर्जी करने लगे उस्मानिया साम्राज्य वाले। कहाँ पे, इस वाले क्षेत्र में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था बिजनेस करने के लिए। बासफोरस की संधि से होकर जाना है हमें यूरोप में, तो इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लगे और ये जो ऑटोमन एम्पायर था इसकी मनमानी होने लगी, ये बिजनेस में रोक लगाने लगे। तो ये रूट जो था लगभग बंद हो चुका था, ठीक है। ये रूट लगभग बंद हो गया। कारण क्या था, उस्मानिया साम्राज्य का एक छत्र राज हो गया, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आ गई, ठीक है। और पूर्वी रोमन एम्पायर जो थी उसको हरा दिया उस्मानिया एम्पायर ने, ठीक है। और कैस्टोन्टिनोपल या पुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर ने। तो ये रूट 1 हमारा हो गया बंद, ठीक है। जब रूट 1 बंद हो गया तो रूट 2 कहाँ से था, देखिए ये रूट 2 चल रहा था हमारा, रूट 2। जब देखिए अभी यहाँ पे ये जो टैक्स लगाता था अरब, वो टैक्स कम लगाता था, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन था इस रास्ते से जाने का। लेकिन अब ये रास्ता तो हो गया बंद। तो जब एक रास्ता बंद हो गया तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। तो जब आपके पास एक ही ऑप्शन होगा तो अरब ने भी क्या काम शुरू किया, अरब ने भी मनमाने टैक्स लगाने शुरू कर दिए। अरब ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने शुरू कर दिए, और अरब के टैक्स लगाने के बाद अरब के ऊपर वाले हिस्से पर भी, मिस्र वाले हिस्से पर भी धीरे धीरे जो हमारा ऑटोमन एम्पायर है, उस्मानी साम्राज्य, उसने अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे भी उसका राज हो गया, यहाँ से भी बिजनेस होना बंद हो गया। तो ये मार्ग भी जो हमारा रूट नंबर 2 था, रूट नंबर 2 पर मुनाफा वसूली होने लगी, अरब का एक क्षेत्र अधिकार हो गया, और बाद में उस क्षेत्र को भी उस्मानियों ने जीत लिया। तो यहाँ से भी बिजनेस होना बंद हो गया, लूट मार होने लगी थी इस रास्ते में भी, तो यहाँ से भी बिजनेस होना बंद हो गया। तो मतलब कुल मिला के 1460-1470 का दशक आते आते अरब के रास्ते से या हमारा स्थल मार्ग से बिजनेस होना यूरोप के साथ लगभग बंद हो चुका था। थोड़ा बहुत चल रहा था लेकिन लगभग बंद हो चुका था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। रोमन साम्राज्य का 2 हिस्सों में बंटना, बैजेंटाइन साम्राज्य का पे बैजेंटाइन साम्राज्य जिसकी कैपिटल थी पुस्तुनतुनिया, उस पर उस्मानिया साम्राज्य का आक्रमण करना 1453 में, और पुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट घटना घटी, ये मैंने आपको बता दिया। ये वेस्टर्न एम्पायर है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर है। फिर क्या होता है, ये देखिए ये वाला जो एम्पायर है 1453 के बाद का है, ये है पूरा ऑटोमन एम्पायर, उस्मानिया साम्राज्य देख रहे हैं। और ये जो जगह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है बासफोरस की जल संधि, ये है टर्की, और ये है पुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल वर्तमान में, ठीक है। ये वाली जगह जो है, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। और बाद में जैसे मैंने आपको बताया, इस वाले क्षेत्र पर भी ऑटोमन एम्पायर ने अपना अधिकार कर लिया। तो देखिए पूरे का पूरा रास्ता ही बंद है यूरोप जाने का। अब यूरोप, अब तो या तो यूरोप अब यहाँ से जा रहे थे, या तो यहाँ से जा रहे थे, और दोनों पर आ गया ऑटोमन एम्पायर, जिसने इतने टैक्स लगा दिए, इतने कर लगा दिए कि ये रास्ता लगभग बंद हो गया। इस रास्ते से आप जा नहीं सकते यूरोप, ऊपर से जा ही नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे कि एक रास्ता ये है, तो यहाँ तो हिमालय पर्वत है, यहाँ से जाना लगभग नामुमकिन है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बन जाता है समुद्र वाला, आप समुद्र से ही जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्थल मार्ग से जाने वाला रास्ता लगभग चारों तरफ यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर है। और उस टाइम भारत में कौन सा एम्पायर था, मुगल एम्पायर, ठीक है। ये मुगल एम्पायर था, भारत में मुगल एम्पायर था। ये देखिए ये ऑटोमन एम्पायर है, ये कितना फैला हुआ है, ये विश्व के सबसे बड़े और शक्तिशाली एम्पायर में है, इस रहा है ये नाम, ठीक है। ये ऑटोमन एम्पायर है, या उस्मानिया साम्राज्य, ठीक है। और ये है भूमध्य सागर, ये यूरोप वाला हिस्सा बच गया, जिसपे अभी इस वाले हिस्से पे कौन है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य भी बचा हुआ है, जिसकी राजधानी यहाँ पे रोम है। ये इटली वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये अब मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। ये अरब वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये गल्फ की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, पारस की खाड़ी, और ये लाल सागर है, ठीक है। ये ब्लैक सागर है, ये कैस्टोन्टोनिपोलस या पुस्तुनतुनिया या वर्तमान में इस्तांबुल, ठीक है। ये मरमरा सागर, और यहाँ पे है हमारी बासफोरस की जल संधि, ठीक है। इतना हम समझ चुके हैं। इस मैप में भी आप समझ सकते हैं वही जो मैंने आपको बताया। देखिए ये काला सागर, ये तुर्की, ये मरमरा सागर,
और ये तुर्की का यूरोप वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं इस्तांबुल, और ये बास्फोरस की जल संधि, ये रोम साम्राज्य है यहाँ पे, ठीक है। ये है स्पेन और ये है पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल के साथ ही ये स्पेनिश और पुर्तगाल ही भारत की खोज में भी आने वाले हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भूमध्य सागर आपने समझ लिया है। तो अब यूरोप को एक, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस लगभग बंद हो गया, तो यूरोप को एक नया मार्ग खोजने की जरूरत थी। नया मार्ग खोजने की जरूरत थी क्यों, ऐसी क्या जरूरत आ गई थी यूरोप की, यूरोप को ऐसी क्या चीज़ चाहिए थी कि उन्हें भारत को खोजना ही पड़ता। खोजने का मतलब ये नहीं कि उस टाइम पे भारत था नहीं, भारत था, लेकिन यूरोपियों को एक नया रास्ता खोजना था, या हम कह सकते हैं भारत खोजना था। तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि उनको भारत को खोज करने की जरूरत पड़ गई, नया रास्ता खोजने की जरूरत पड़ गई थी। वो इमरजेंसी थी मसाले। देखिए यूरोप एक ठंडा क्षेत्र है, और ठंडे क्षेत्र में वो मांस खाया करते थे, और मांस को प्रिजर्व करने के लिए उस टाइम पे फ्रिज वगैरह डिफ्रीजर तो होते नहीं थे, तो मांस को लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखने के लिए उस पर एक मसालों की लेयर लगाई जाती थी, और उस मसाले की लेयर लगाने से मांस एक तो स्वादिष्ट हो जाता था और लंबे समय तक खाने योग्य भी बना रहता था। और उसमें मुख्य रूप से जो मसाले हुआ करते थे वो होते थे लौंग, इलायची, सौंफ और काली मिर्च। तो लौंग, इलायची, सौंफ और काली मिर्च ये भारत में ही पैदा होते थे। तो भारत से इन मसालों के लिए मेन आवश्यकता थी, इन मसालों की यूरोप को। तो इन मसालों के लिए भारत को खोजना था यूरोप को, और भारत को खोजना था एक नया रास्ता कहाँ आने वाला, जो जिस नए रास्ते से भारत के साथ बिजनेस हो सके, व्यापार हो सके, और ये चीज़ें यूरोपवासी भारत से लेके जा सकें यूरोप में। तो नए मार्ग को खोजने की आवश्यकता ये पड़ी। और नया मार्ग कहाँ से खोजा गया, हिंद महासागर से। कब खोजा गया, 1498 में, जैसा कि हम इस चैप्टर के शुरू में जान चुके हैं। वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए उसी समय पे क्या हुआ, एक पुनर्जागरण का दौर आया, ठीक है। पुनर्जागरण का दौर आया। देखिए जो पुश्तुनतुनिया है, पुश्तुनतुनिया जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अब पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, ये देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने बताया, देखिए पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी या बैजेंतिया साम्राज्य की राजधानी थी पुश्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपॉलिस, ठीक है। तो ये राजधानी थी, और एक धर्म का केंद्र भी था, धार्मिक केंद्र भी था। अब इस धार्मिक केंद्र पर ही जब अधिकार कर लिया किसने, ऑटोमन एम्पायर ने, उस्मानिया साम्राज्य ने उनके धार्मिक केंद्र पर ही अब कर लिया अधिकार। तो देखिए पहले क्या होता था, प्राचीन काल में जो हमारी सोच थी वो मानव केंद्रित हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जो सोच थी मध्यकाल के आते आते यूरोप में वो ईश्वर केंद्रित हो गई। ईश्वर केंद्रित हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि लोग ये चाहने लगे, मानने लगे, समझने लगे कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। तो ईश्वर में ज़्यादा विश्वास हो गया। लेकिन जब उस्मानियों ने इनकी राजधानी पर ही, पुश्तुनतुनिया पर ही कब्जा कर लिया, तो ये एक नया सोच आई कि जब हमारी धर्म का जो केंद्र था, जो ईश्वर का निवास केंद्र था, धर्म का केंद्र पुश्तुनतुनिया, जब हम उसको ही नहीं बचा पाया ईश्वर, तो फिर ईश्वर केंद्रित जो हमारी सोच है वो कैसे हो सकती है। तो हमारी सोच जो थी, मतलब उस टाइम के विद्वानों की सोच फिर से मानव केंद्रित होने लगी, मानव केंद्रित हो गई। तो जब पुश्तुनतुनिया पर आक्रमण किया गया तो वहाँ के जो विद्वान लोग थे वो यूरोप की तरफ भाग गए, यूरोप की तरफ चले गए विद्वान लोग, और अपनी पुरानी किताबें सब लेके चले गए। जो उनके पास पुरानी किताबें थीं, लाइब्रेरी में बची, वो सब इत्यादि पुस्तकें इत्यादि, और अपने धर्म ग्रंथ लेके गए, और धर्म ग्रंथों से उन्होंने पढ़ा, और ईश्वर केंद्रित से जो हमारी सोच थी, या हमारी नहीं, जो यूरोपियों की सोच थी, वो फिर से मानव केंद्र की तरफ जाने लगी, ठीक है। और इस ईश्वर केंद्रित से पुनः मानव केंद्रित हो गई सोच, इसी कहते हैं पुनर्जागरण, फिर से जाग जाना। जो सोच ईश्वर केंद्रित हो गई थी, ये मानने लगे थे लोग कि भगवान के करने से सब कुछ होता है, वो सोच फिर से बदल के हो गई मानव केंद्रित, कि भाई विज्ञान ही सब कुछ है, जिसका विज्ञान अच्छा होगा, जो ज़्यादा खोजे करेगा, नई नई खोजे करेगा, तोपे बनाएगा, दिशा सूचक यंत्र बनाएगा, अच्छी जिसकी युद्ध नीति होगी उसका ही सल्तनत होगी, उसका राज्य होगा, उसी का अधिकार होगा। ईश्वर केंद्रित सोच होने से कुछ नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ, मानव केंद्रित हो गई सोच, और मानव केंद्रित हो जाने से क्या हुआ, नई नई खोजें हुई यूरोप में। नई नई खोजों में क्या हुआ, जहाज बनाए गए, तोपे बनाए गए, दिशा सूचक यंत्र बनाए गए। और इस पुनर्जागरण में सबसे आगे जो देश थे वो थे पुर्तगाल और स्पेन। देखिए यहाँ पे है पुर्तगाल, ये आपको दिख रहा है, ये है पुर्तगाल और ये है स्पेन। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए भूमध्य सागर है, ये पूरा यूरोप है, और यूरोप में भी बिल्कुल यूरोप के पश्चिमी सिरे पे ये है पुर्तगाल, और ये वाला नीचे वाला है स्पेन, ठीक है। और ये है जिब्राल्टर की जल संधि, जो अफ्रीका को अलग कर देती है यूरोप से, जिब्राल्टर की जल संधि, ठीक है। ये भूगोल का विषय है जिसमें हम कवर कर रहे हैं ऑलरेडी भूगोल में। तो क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण में जो सबसे आगे जो दो देश थे वो थे पुर्तगाल और स्पेन। इन्होंने ज़्यादा खोजें करी, पुनर्जागरण हुआ, और इन्होंने ही मिशन चलाए भारत की खोजने के लिए, सर्च फॉर इंडिया, भारत को खोजिए। पुर्तगाल और स्पेन ने अपने मिशन भेजे, ठीक है। किसने, पुर्तगाल और स्पेन ने। तो सबसे पहले स्पेन ने एक अभियान भेजा भारत को खोजने के लिए, मसालों के मेन मकसद था मसाले लाने के लिए।
तो जो पुर्तगाल ने अभियान भेजा, सॉरी स्पेन ने जो अभियान भेजा, ये है देखिए यहाँ पे, ये वाला पीछे वाला कंट्री है स्पेन, मैं मैप में दिखा चुका हूँ। तो स्पेन से निकलता है कोलंबस भारतीय खोज में, और ये हमारा जो ओशियन है ये अटलांटिक ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन में वो रास्ता भूल जाता है, उसको जाना था इधर, भारत यहाँ पे है, जाना था इधर, और वो पहुँच जाता है अमेरिका। कोलंबस जो भारत को खोजने के लिए निकला था स्पेन से, वो पहुंच जाता है अमेरिका, और अमेरिका की खोज हो जाती है। ठीक है, कोलंबस रास्ता भटक जाता है और अमेरिका पहुंच जाता है, और जब अमेरिका पहुंच जाता है तो यूरोप अमेरिका के ऊपर भी अपना अधिकार कर लेता है, और बाद में अमेरिका में भी क्रांति होती है, जो कि विश्व इतिहास का एक विषय है, जिसके बारे में हम किसी दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि कोलंबस भी भारत को खोजने के लिए स्पेन से निकला था, स्पेन का यात्री था जो रास्ता भटकने के कारण अमेरिका पहुँच गया। ठीक है, देखिए ये स्पेन है, स्पेन से कोलंबस निकलता है भारत को खोजने के लिए, ये यहाँ आना था उसको। ठीक है, लेकिन उसके पास मैप नहीं था, रास्ता नहीं था, या ये कह सकते हैं कि जानकारी नहीं थी, तो वो अटलांटिक ओशन से होता हुआ और सीधा पहुँच गया अमेरिका रास्ता भटक के। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि जी पुर्तगाल एक अभियान चलाता है, पुर्तगाल भी एक अभियान चलाता है। मैंने बताया कि जो पुनर्जागरण हो रहा था वो पुर्तगाल और स्पेन में ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था, नई सोच जो आ रही थी। तो पुर्तगाल ने जो अभियान चलाया भारत को खोजने के लिए, तो पुर्तगाल में एक राजा हुआ करते थे प्रिंस हेनरी। कौन? प्रिंस हेनरी, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, प्रिंस हेनरी, जिसको हम द नेविगेटर भी कहते हैं। नेविगेटर मतलब रास्ता दिखाने वाला। समुद्र में जो जहाज पे एक नेविगेटर होता है, जो आपने नेविगेशन मतलब रास्ता दिखाना, पथ प्रदर्शक कह सकते हैं इसको। तो इनको द नेविगेटर की उपाधि दी गई थी प्रिंस हेनरी को। क्यों दी गई थी? क्योंकि ये जो थे अपने मिशन भेजा करते थे यहाँ से। देखिए ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल से धीरे धीरे इन्होंने समुद्री यात्राएं की थी, मिशन भेजे थे। और जो अफ्रीका का जो हमारा ये वाला तट है, ये अफ्रीका कौन सा तट है? ये अफ्रीका का पूर्वी तट है, सॉरी अफ्रीका का पश्चिमी तट है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट का लगभग पूरे का नक्शा तैयार कर लिया था प्रिंस हेनरी ने। प्रिंस हेनरी जो पुर्तगाल के थे, जिनको कहा जाता था द नेविगेटर, उनके पास अफ्रीका के पूर्वी तट का लगभग पूर्वी तट का नक्शा था। अफ्रीका का तटीय के नक्शा था, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट बार बार गलत बोल रहा हूँ, पूर्वी तट गलत बोल रहा हूँ, पश्चिमी तट का। देखिए ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट का नक्शा बना लिया था किसने? प्रिंस हेनरी ने। ठीक है, तो प्रिंस हेनरी ने ही एक बंदा था उसको भेजा, जाइए भारतीय खोज कीजिए। कौन, क्या नाम था उनका? भारत का अभियान, भारत को खोजने का अभियान चलाया प्रिंस हेनरी ने, और एक बंदे को भेजा, उसका नाम था बार्थोलुमो डियाज। बार्थोलुमो डियाज, कौन? बार्थोलुमो डियाज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रिंस हेनरी ने भेजा बार्थोलुमो डियाज को कि जाइए भारतीय खोज पे निकलिए। लेकिन बार्थोलुमो डियाज इस नक्शे को लेके केवल पहुँचे तट के पहुँचते यहाँ पे पहुँच गए केप टाउन पे। केप टाउन एक जो हमारा साउथ अफ्रीका कंट्री है, उसकी कैपिटल है केप टाउन। उस टाइम पे जगह का नाम था केप ऑफ गुड होप, जो नाम इन्होंने रखा था, किन्होंने? बार्थोलुमो डियाज। देखिए केप क्या होता है? जब दो किनारे तेजी से आके, मतलब कि एक बिंदु टाइप जगह पे आके समुद्र में मिल जाते हैं, दो स्थल के किनारे, तो इस बिंदु को, इस चोंच से जो बन जाती है, नोक जो बन जाती है, इसको कहते हैं केप। केप, ठीक है। भारत में भी नीचे आके दो बिंदु पे मिल जाता है केरल में, तो उसका क्या नाम है? केप कोमरीन या कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ऐसे यहाँ पे जो केप है इसका नाम था केप ऑफ गुड होप। गुड होप इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से पुर्तगाल वासियों को उम्मीद थी, ये आशा थी कि यहाँ से हम भारतीय खोज कर पाएंगे। इस जगह से, यही जगह है जहाँ से हम भारतीय खोज पे निकला जा सकता है। केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप। केप का मतलब होता है अंतरीप, गुड होप मतलब आशा। इसको आशा अंतरीप नाम दिया किसने? बार्थोलुमो डियाज ने। और यहाँ पे बार्थोलुमो डियाज जब यहाँ केप ऑफ गुड होप में पहुंचे, तो यहाँ पे तूफान आ रहा था, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत सारा कोहरा था, तो वो यहीं से वापस लौट गए। कहाँ से? केप ऑफ गुड होप से वापस लौट गया। बार्थोलुमो डियाज भारत की खोज नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन यहाँ तक का नक्शा उनके पास अभी था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जानकारी जो अटलांटिक महासागर की थी, वो पुर्तगाल वालों को ही थी, जिसका कारण था प्रिंस हेनरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पुर्तगाल से प्रिंस हेनरी के पास ये पूरे इस वाले तट का नक्शा था। ठीक है, और यहाँ तक उसने भेजा था बार्थोलुमो डियाज को, कहाँ पे? केप ऑफ गुड होप तक। ठीक है, और उनको जाना कहाँ था? ये जाना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से होते हुए जाना था कहाँ पे? भारत। ये रास्ता उनको अभी खोजना बाकी था, अभी तक नहीं खोजा है। हम आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तो 1497 में फिर से पुर्तगाल से एक जहाज़ लेके निकला एक बंदा, जिसका नाम था वास्को डिगामा, एक नाविक, समुद्री यात्री वास्को डिगामा। 1497 में निकला है, पहुंचा है 1498 में। ठीक है, 1497 में निकलता है पुर्तगाल से, यूरोप से। 4 जहाज़ थे और 150 सैनिक उसके साथ थे, याद रखिएगा। 4 जहाज़ और 150 सैनिकों को लेके पुर्तगाल से निकलता है वास्को डिगामा। किस लिए? भारतीय खोज में। और पहुंच जाता है कहाँ तक? केप ऑफ गुड होप तक। क्यों, कैसे पहुंचा? क्योंकि केप ऑफ गुड होप तक का तो मैप उनके पास है ऑलरेडी। उनका एक बंदा
बार्थोलोमेव डियास केप ऑफ गुड होप तक पहुंच चुका है, तो वहां तक का मैप है, तो वहां तक पहुंचने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती और केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाता है पुर्तगाल का निवासी, पुर्तगाल का समुद्री यात्री जिसका नाम है वास्को डी गामा। उसके बाद क्या करता है वास्को डी गामा जी, चलते हैं इस रास्ते से केप ऑफ गुड होप से। जब वो इस तरफ होते हो ये हमारा मेडागास्कर, मोजाम्बिक और तंजानिया होते हुए कीनिया पहुँचते हैं। देखिए इस रास्ते को, अभी ये पश्चिमी तट पे हैं। उसके बाद ये अमेरिका का पूर्वी तट को, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट को फॉलो कर रहे हैं। कहाँ से? देखिए मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच से निकले, तंजानिया पहुंचे और कीनिया पहुंच गए। कीनिया में जाने के बाद उनको एक पथ प्रदर्शक मिलता है, एक सहायक मिलता है, एक दूसरा बंदा मिल जाता है जिसका नाम था अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक क्या करता था? वो गुजरात का रहने वाला था। कौन? अब्दुल मानिक। और वो इस रास्ते से अफ्रीका के साथ, अरब के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार किया करता था। देखिए अभी वो उनको यहाँ पे मिला है। कहाँ पे? तंजानिया के समुद्री तट पे मिला है। कहाँ का रहने वाला है? गुजरात का रहने वाला है। और उसका मेन काम क्या है? अरब और इस वाले क्षेत्र के अरब के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करने का काम वो करता है। मतलब उसको इस रास्ते का, हिंद महासागर के इस रास्ते का ज्ञान है। तो किसको मिल गया ये मिल गया वास्को डी गामा को। कौन मिल गया? पथ प्रदर्शक कह सकते हैं, रास्ता दिखाने वाला कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, जिसको कि इंडियन ओशियन या अरब सागर तो हिंद महासागर का हिस्सा है, उसकी जानकारी थी। उसका नाम था अब्दुल मनीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, अब्दुल मनीक। और अब्दुल मनीक के साथ यहाँ से ये वाला रास्ता फॉलो करते हुए, इस तरह से ये वाला रास्ता फॉलो करते हुए केनिया के बाद सोमालिया के बाद अरब सागर, यमन वाले क्षेत्र से होते हुए, और भाई 1498 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है कि यूरोप का पहली बार यूरोप का कोई निवासी समुद्र के मार्ग से मालाबार तट पर पहुंच जाता है। उसका नाम है वास्को डी गामा। तो देखिए जहाँ से हमने कहानी शुरू करी थी, हमारी कहानी वहीं पर पहुँच रही है। 1498 में तट पर पहुंच जाता है, मालाबार तट पर। मालाबार तट क्या है? केरल वाले तट को बोलते हैं मालाबार तट। तो 1498 में मालाबार तट पे पहुंच जाता है वास्को डी गामा। और मालाबार तट पे भी जिस जगह पे पहुंचता है उसका नाम है कालीकट नामक स्थान पर, कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाता है वास्को डी गामा। और कालीकट का ही वर्तमान नाम है कोझिकोड। अगर अभी आप केरला में जाएंगे तो कालीकट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कोझिकोड, ठीक है। और उस टाइम पे जो वहाँ पे शासक हुआ करता था, कहाँ पे? केरला में, उसने क्या किया? वास्को डी गामा ने कही है, यूरोपियों ने एक उपाधि दी जमोरीन। तो जमोरीन नाम, उसका नाम जमोरीन नहीं था, जमोरीन उसको उपाधि दी थी यूरोप वासियों ने, यानी कि पुर्तगाल वासियों ने, यानी कि वास्को डी गामा ने उसको जमोरीन की उपाधि दी थी। तो जमोरीन क्या करता है? इस पुर्तगाल के रहने वाले किसका? वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करता है। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई स्वागत करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो देखिए मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे क्या है, बिजनेस, ये वाला रास्ता बंद है यूरोप जाने का, ये वाला रास्ता भी बंद है यूरोप जाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया ओटोमन साम्राज्य, उस्मानी साम्राज्य। तो जो बिजनेस हुआ करता था मसाले का यूरोप के साथ, वो बंद हो गया है। अब केवल बिजनेस हो रहा है अरब के साथ। तो देखिए जब अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास बिजनेस का नहीं है, तो अरब अपने मनमाने दाम पर यहाँ से मसाले खरीद के बिजनेस कर रहा था, क्योंकि भारत के पास या भारत के मसाला उत्पादकों के पास या भारत के किसानों के पास कोई चॉइस नहीं थी। अब देखिए दूसरी चॉइस हमारे पास इस रास्ते से होती हुई यूरोप से आई है बिजनेस करने के लिए। तो जब किसी के पास दो चॉइस हो जाएंगी तो वो मनमानी वो करेगा जो कि उसका प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है मसालों को। अब मनमानी अरब नहीं करेगा, क्योंकि अरब सस्ते दाम पे लेगा तो वो यूरोप को बेच देंगे, यूरोप सस्ते दाम पे लेगा तो वो अरब को बेच देंगे। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे शासक था जमोरीन, वो बहुत ही भव्य स्वागत करता है वास्को डी गामा का 1498 में कालीकट में, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि 3 महीने तक वास्को डी गामा रहे भारत में। और उन्होंने भारत में रहने के बाद देखा कि जो भारत में वास्को डी गामा रहे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें नोट करी। क्या नोट करी? कि देखिए इस वाले क्षेत्र पे जो समुद्र है, अरब सागर और हिंद महासागर पे एक छत्र राज्य है अरब का, अरब वालों का ही यहाँ पे राज्य है, अरब वाले ही बिजनेस करते हैं और किसी को बिजनेस नहीं करने देते हैं। इसका मतलब अगर यूरोप को इस मार्ग से भारत के साथ व्यापार करना है तो उन्हें अरब वाले का जो ये अरब का क्षेत्र है इसके ऊपर अधिकार करना होगा, मतलब उसके साथ युद्ध करना होगा। किसके साथ? अरब के साथ। पहली चीज़ तो उन्होंने ये नोट करी। दूसरी चीज़ उन्होंने नोट करी कि जो अरब के जहाज़ हैं, अरब के जहाज़ों पर तोप नहीं है, हथियार नहीं है, ठीक है, वो बिना सैनिकों के ही बिजनेस कर रहे हैं। वो कुछ चीज़ें नोट करके ले गया वास्को डी गामा। देखिए उसकी मानसिकता समझिए आप, यूरोप की मानसिकता समझिए। तो उसके बाद 3 महीने रहने के बाद जब वास्को डी गामा भारत से वापस जाते हैं तो अपने साथ लेके जाते हैं मसाले, जड़ी बूटियाँ, वस्त्र इत्यादि जो जरूरी सामान थे वो अपने साथ लेके चला गया वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा पहुंच गया वापस पुर्तगाल। जब पुर्तगाल पहुंचा और इस सामान को वहां पर बेचा, तो जो खर्चा हुआ था पूरे मार्ग में, उस मार्ग खर्चे का 60 गुना मुनाफा हुआ। देखिए 3 महीने में 60 गुना मुनाफा हुआ। किसको? वास्को डी गामा को। 60 गुना मुनाफा बहुत होता है, 60 टाइम। तो जब 60 टाइम मुनाफा हुआ और सामान भी मिल गया, मुनाफा भी हो गया, तो इससे क्या है, पूरे यूरोप में मच गई खलबली।
हलचल मच गई कि भाई ये नया रास्ता मिल गया है और इससे बिजनेस किया जा सकता है और बिजनेस में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो 1500 में फिर एक अभियान भेजा पुर्तगाल ने। इस बार अभियान को लेकर आया था पेड्रो अल्बरेज। पहले आया वास्को डी गामा 1498 में, 1500 में फिर से आया पेड्रो अल्बरेज और 1502 में फिर से आए वास्को डी गामा। 1502 में फिर से वास्को डी गामा अभियान लेके आए और इस बार वास्को डी गामा जो आए थे तो अपने साथ तोपें लेके आए थे। तोपें लेके आने का उनका मकसद क्या था? वो अरब जो बिजनेस करता था, व्यापार करता था, उसको उस जगह से अरब सागर से खाली कराना चाहते थे। तो उनका उद्देश्य तोपें लाने का आप समझ जाइए, वो युद्ध करने के उद्देश्य से आए थे, अपना प्रभुत्व बनाना चाहते थे हिंद महासागर में पुर्तगाल का। तो तोपें लेके आए और वहाँ पे उस रास्ते को उन्होंने, अरब वाले रास्ते को लगभग बंद कर दिया, अरब से बिजनेस को। और हिंद महासागर वाले क्षेत्र में पुर्तगाल का हो गया कब्जा। लगभग 150 सालों तक पुर्तगाल का एक छत्र राज रहा था। कहाँ पे? हिंद महासागर में। हिंद महासागर का जो व्यापारिक मार्ग था अरब के साथ, तो 1498 से आप समझ लीजिए 1500 से लेके 1550, 1600 तक समझ लीजिए आप, 1600 तक पुर्तगाल का ही एक छत्र राज था इस वाले मार्ग पर। कब तक? जब तक कि ब्रिटिशों ने आके, ब्रिटिश ने आके, या ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी ब्रिटिश वाली, उसने आके इनको यहाँ से खदेड़ नहीं दिया पुर्तगालियों को। तब तक पुर्तगाली ही बिजनेस करते रहे भारत के साथ। तो इस तरह से वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है, तो भारत आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, या यूरोपियों के भारत में समुद्री मार्ग से आने के कारण क्या क्या थे? देखिए, एक तो हमारा कारण था मसालों की खोज जो उनकी ज़रूरी थी। दूसरा, एटोमन एम्पायर जो हमारा उदय हुआ था, एटोमन एम्पायर ने बहुत टैक्स लगा दिया था। और तीसरा कारण पुनर्जागरण भी था। तो ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी की तरह मैंने आपको समझाया है। भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपीय क्यों आए, कैसे आए, क्या उस टाइम पे कारण रहे होंगे और कब आए। अगला जो चैप्टर हमारा आएगा वो केवल हम पुर्तगालियों के आगमन पर बनाएंगे। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेज, डच और फ्रेंच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे, कहानी को सुन पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।